बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 मई 2023 को पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने एक बिल पास किया। इस बिल का टाइटल है कॉन्टेम्प्ट ऑफ मजलिस शूरा ब्रैकेट पार्लियामेंट बिल 2023। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। इस बिल को डिस्कस करने से पहले जो हमने 3 टर्म्स यूज की, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 मजलिस शूरा, नंबर 2 बिल एंड नंबर 3 प्राइवेट मेंबर बिल। मजलिस शूरा पाकिस्तान की फेडरल लेजिस्लेचर या वफाकी मुकन्नना का ऑफिशियल नेम है। जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली 1973 में प्रोमलगेट हुआ था तो इसका नाम पार्लियामेंट ही था, लेकिन 1985 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 8th अमेंडमेंट हुई। जब ज़ियाउल हक पाकिस्तान के हुक्मरान थे तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का ऑफिशियल नेम मजलिस शूरा रख दिया गया। मजलिस शूरा के 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे मुश्तमिल है मजलिस शूरा अंडर आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इन 3 कंपोनेंट्स में एक लोअर हाउस है जिसका नाम नेशनल असेंबली है, ईवान ज़ेरी। उसके बाद अपर हाउस है, ईवान बाला, जिसका नाम सेनेट है, एंड द थर्ड वन इज प्रेसिडेंट। तो ये तो हो गई मजलिस शूरा। बिल जो है ये प्रोपोज्ड लॉ है, मुजव्वज़ा कानून। जब ये मजलिस शूरा के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट से यानी नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट से थ्रू हो जाता है, यानी 2 हाउसेज तो वोटिंग करते हैं, नेशनल असेंबली में भी वोटिंग होती है, सेनेट में भी वोटिंग होती है, तो मेजॉरिटी अगर इस बिल की फेवर में वोट दे दे तो ये बिल पास हो जाता है। और तीसरा, प्रेसिडेंट जब इसको साइन कर देता है तो ये लॉ बन जाता है। तो ये तो हो गया बिल। उसके बाद प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में 2 तरह के बिल पेश हो सकते हैं। एक को हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं, दूसरे को गवर्नमेंट बिल कहते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल जो दोनों हाउसेज के मेंबर्स हैं, यानी नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिल टेबल करते हैं, पेश करते हैं, उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से बिल पेश होता है, जो कोई मिनिस्टर पेश करता है असेंबली में या सेनेट में, उसको गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। हमारे फेडरल गवर्नमेंट के जो रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 हैं, उनके तहत गवर्नमेंट बिल के लिए कैबिनेट की अप्रूवल जरूरी है। तो जो गवर्नमेंट बिल हुआ वो प्रेजेंट मिनिस्टर करेगा, लेकिन उसकी अप्रूवल फेडरल कैबिनेट देगी। जबकि प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का अपने ओन पे टेबल कर सकता है, पेश कर सकता है। तो ये जिस बिल का हम जिक्र कर रहे हैं, ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है जो नेशनल असेंबली के मेंबर राना मोहम्मद कासिम नून साहब ने नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस करवाया। इस बिल के तहत पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज को, यानी नेशनल असेंबली और सेनेट को, ये इख्तियार दिया गया है कि अगर कोई उनकी कॉन्टेम्प्ट करे, कोई तौहीन करे कोई भी शख्स, तो उसको सजा दी जा सकती है। ये बिल जो है, ये जो प्रपोज लॉ है, ये 17 सेक्शंस पे मुश्तमिल है। देयर आर टोटल 17 सेक्शंस। सेक्शन 3 में बताया गया है कि कॉन्टेम्प्ट क्या है, व्हाट इज कॉन्टेम्प्ट। तो कॉन्टेम्प्ट जो है वो मुख्तलिफ सूरतों में हो सकती है, जैसे नंबर 1 कि अगर किसी पार्लियामेंट के जो मेंबर है उसकी प्रिविलेज की ब्रीच हो, उसका इस्तेहकाक मजरू हो। हमारा आइन आर्टिकल 66 और हमारे जो दोनों हाउसेस के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं वो कुछ प्रिविलेजेस देते हैं पार्लियामेंट को और पार्लियामेंटेरियंस को,
दोनों हाउसेज को और जो उसके इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनको। तो अगर उनकी ब्रीच होगी तो उस पे भी कंटेम्प्ट मूव हो सकती है। उसके अलावा जो कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का कोई लॉ है, अगर वो ब्रीच होता है, अगर कोई शख्स हाउस का यानी नेशनल असेंबली या सेनेट या उसकी किसी कमेटी का ऑर्डर नहीं मानता, उस पर भी प्रिविलेज कंटेम्प्ट मूव हो सकती है। अगर कोई स्टेटमेंट मांगी जाती है हाउस की तरफ से, हाउस का मतलब नेशनल असेंबली या सेनेट, या उसकी किसी कमेटी की तरफ से, उसको कोई शख्स रिफ्यूज कर दे तो भी कंटेम्प्ट लग सकती है। या अगर हाउस ने या उसकी कमेटी ने किसी शख्स को एविडेंस के लिए बुलाया है तो उस एविडेंस टेंडर करने वाले शख्स को, उस गवाह को, उस विटनेस को अगर कोई शख्स इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, थ्रेटन करने की कोशिश करता है, तो इस पर भी कंटेम्प्ट लग सकती है। या हाउस या उसकी कमेटी, मैं हाउस को फिर रिपीट कर देता हूं, हाउस का मतलब है नेशनल असेंबली या सेनेट, वो कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं, कोई स्टेटमेंट मांगते हैं, कोई टेस्टिमनी मांगते हैं, गवाही मांगते हैं, और कोई शख्स रिफ्यूज कर देता है तो उस पर भी कंटेम्प्ट लग सकती है। सेक्शन 4 में बताया गया है कि कंटेम्प्ट का तरीका क्या होगा। तो कंटेम्प्ट मूव होगी मोशन से। मोशन का मतलब क्या है? तहरीक। कोई भी नई प्रपोजल जो कि हाउस में मूव की जाती है, और जब हाउस की मेजॉरिटी उसको अप्रूव कर देगी तो फिर जो हाउस का सरबराह है, नेशनल असेंबली का सरबराह स्पीकर कहलाता है, सेनेट का सरबराह चेयरमैन कहलाता है, वो एक कमेटी को मूव कर देगा। यानी जब हाउस इस बात की इजाज़त दे देगा कि ये मैटर जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, इसमें वाकई कंटेम्प्ट के का जो है वो सब्सटेंस है, या ये ऐसा मैटर है जिस पे कंटेम्प्ट का इतना चार्ज है कि उस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए एक कंटेम्प्ट कमेटी होगी। इस कमेटी के 24 मेंबर होंगे, 24 मेंबर्स होंगे। 14 मेंबर्स अंडर सेक्शन 5, 14 मेंबर्स का ताल्लुक गवर्नमेंट से होगा, ट्रेजरी बेंचेस से होगा, हुकूमती मेंबरान से होगा, जिनमें 7 मेंबर नेशनल असेंबली से होंगे, 7 सेनेट से होंगे, जबकि 10 मेंबर जो हैं वो अपोजिशन से होंगे। और जो अपोजिशन के 10 मेंबर हैं उनमें भी 5 नेशनल असेंबली से और 5 सेनेट से। इस कमेटी को सिविल कोर्ट के इख्तियारात दिए गए अंडर सेक्शन 6 कि ये किसी शख्स को भी बुला सकती है, रिकॉर्ड तलब कर सकती है। उसके बाद ये कमेटी को पनिशमेंट देने का इख्तियार नहीं है। पनिशमेंट देने का इख्तियार हाउस को है। यानी ये हाउस की कमेटी है, दोनों हाउसेस की कमेटी है जिसके 24 मेंबर हैं। तो फिर जिस हाउस के मेंबर की जो कंटेम्प्ट हुई है या जिस हाउस की कंटेम्प्ट हुई है, ये कमेटी उस हाउस को अपनी रिपोर्ट भेजेगी। वो नेशनल असेंबली हो सकती है या सेनेट हो सकता है। तो फिर वो हाउस जो है, पूरा हाउस, नेशनल असेंबली या सेनेट, वो सजा देने का मजाज है। और हाउस की जो मेजॉरिटी मेंबर्स जो होंगे वो अगर उस रिकमेंडेशन को अप्रूव कर देंगे, जैसे अभी सेनेट में 100 सेनेटर्स हैं और कमेटी रिकमेंड करती है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि इस शख्स ने वाकई ही कंटेम्प्ट की है, तो फिर सेनेट के 100 में से अगर 100 मेंबर प्रेजेंट है तो उनमें से अगर 51 मेंबर उस रिकमेंडेशन को अप्रूव कर देंगे तो फिर उस शख्स को सज़ा दी जा सकेगी, कंटेमिनर को। और ये सज़ा कितनी है? ये 6 महीने हो सकती है, 6 महीने कैद हो सकती है, और 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। और उसके खिलाफ अपील जो है वो जिस शख्स को सज़ा हुई है अगर वो अपील करना चाहे तो फिर वो दोनों हाउसेस यानी नेशनल असेंबली और सेनेट मिल के उनकी ज्वाइंट सिटिंग होगी, और ज्वाइंट सिटिंग में अपील हो सकती है। और ज्वाइंट सिटिंग में जो दोनों हाउसेस के मेंबर हैं वो मिल के एक हाउस के फैसले को ओवरटर्न कर सकते हैं।
तो ये तो है इस बिल की प्रोविजंस। अब आगे इस बिल के साथ क्या होगा? जब एक हाउस बिल पास कर देता है, जैसे नेशनल असेंबली ने पास कर दिया, तो अब ये सेनेट में जाएगा। अगर ये सेनेट भी पास कर देता है, सेनेट की मेजॉरिटी मेंबर्स इसकी फेवर में वोट दे देते हैं, तो दोनों हाउसेस से पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर प्रेसिडेंट साहब ने इस पे साइन कर दिए तो ये लॉ बन जाएगा, या फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 प्रेसिडेंट साहब को ये इख्तियार देता है कि वो विद इन 10 डेज इस बिल को वापस भेज सकते हैं। अगर सेनेट भी पास कर देता है तो उस पे ऑब्जेक्शंस लगा दे सकते हैं, इतराज़ात उठा सकते हैं। तो जब ये दोनों हाउसेस के पास बिल वापस जाएगा और दोनों हाउसेस दोबारा वही बिल प्रेसिडेंट साहब को भेज देते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट साहब के लिए ज़रूरी है अंडर आर्टिकल 75 कि वो 10 दिन के अंदर अंदर इस पे साइन करें। और अगर 10 दिन के अंदर अंदर वो साइन नहीं करते तो ये समझा जाएगा कि प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिए हैं, और जब 10वां दिन ख़त्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। तो ये तो था इस बिल का तारुफ और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के, इसका फ्यूचर प्रोसीजर क्या होगा। इसकी अगली नशिस्त में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट या कॉन्टेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर का लॉ ये किसी और ज्यूरिस्डिक्शन में भी एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है यानी दूसरे मुल्कों में भी है ऐसा लॉ, और अगर करता है तो फिर उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, उसकी मोडेलिटीज़ क्या हैं, उसका फ्रेमवर्क क्या है। अगली नशिस्त में हम इस इशू पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।